Hello everyone, welcome back to Faster Technical Studies channel where we discuss technical engineering concepts in easiest way with a lots of examples। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि उनकी कॉलेज में एक दो दिन में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने कास्टिक सोडा के फ्लो शीट्स और उस पर फाइल बनाई है, तो इस पे उनको कुछ कंटेंट चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन में बोले क्या। तो ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के साथ में ये इंडस्ट्रियल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। कास्टिक सोडा के लिए हमारे कोटा में भी इंडस्ट्रीज है, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड है, और गुजरात में भी डीसीएम की ही कुछ कास्टिक सोडा के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, डीसीएम के ही, और अदर भी कंपनीज जहां पर भी कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इसके साथ ही आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी आप यहां से कंटेंट आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो यहां से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिक सोडा, जिसे NaOH भी कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें ब्राइन सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है सोल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। कोई भी एक सोल्ट ले लीजिए या वाटर ले लीजिए। सोल्ट में हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। किसी भी मेटल के साथ में उसका जो सोल्ट है, ठीक है, वो सोल्ट कोई सा भी हो सकता है, और वाटर तो वाटर होता ही है। तो वाटर और सोल्ट के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन ब्राइन सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें सॉल्ट चाहिए, कोई सा भी एक सॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, और वाटर चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जो सॉल्ट इंडस्ट्रीज में यूज आता है, या तो बेरियम क्लोराइड यूज आता है या सोडियम क्लोराइड आता है। 80-90% सभी प्लांट्स में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड और H2O, इन दोनों के सॉल्यूशन को एक बनाया जाता है, एक बड़े बड़े वेल्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस तरह के कई सारे वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, जहां पर सोडियम क्लोराइड को NaCl नमक को डाला जाता है और पानी को डाला जाता है। ये जो सोडियम क्लोराइड नमक जो आप घरों में खाते हैं, वो वाला नमक नहीं होता है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। ये जो मिट्टी जैसे रेती जो आपके घरों में जो चुनने में रेतीला टाइप दिखाई देता है, जो रेत होती है, हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का NaCl होता है। तो H2O के साथ में इसका इन वेल्स में क्या किया जाता है, एक सोल्यूशन बनाया जाता है। उस सोल्यूशन को ब्राइन प्यूरिफायर में डाला जाता है। अब इसका नाम ब्राइन प्यूरिफायर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये ब्राइन सॉल्यूशन जो हमने नमक और पानी का बनाया है, NaCl प्लस H2O का बनाया है, इसको प्यूरिफाई करना जरूरी है। प्यूरिफाई करने के लिए ब्राइन प्यूरिफायर में एक एजिटेटर लगा होता है। अब दो इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज में आते हैं, एजिटेटर और मिक्सर। तो एजिटेटर क्या करता है कि इस जो भी रिएक्टर है आपका, अभी यहां तो ये सिंबल बनाया है मैंने, एक्चुअल में इंडस्ट्री में रिएक्टर कुछ अलग ही साइज का होता है, अलग ही उसके पैरामीटर्स होता है। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यहां पर जितने भी इक्विपमेंट दिखाए गए हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ना कि एक्चुअल वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं। कुछ डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं शब्दों के साथ में। तो इस तरीके के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये एजिटेटर क्या करता है, इसके सभी 100% सभी जगह पर कंसंट्रेशन को समान रखता है और एजिटेट करता है। और मिक्सिंग, जनरली मिक्सिंग होती है, बस वो सेटल डाउन नहीं होने देता। तो दो चीजें आपके इंडस्ट्री में काम आएगी, एजिटेशन और मिक्सिंग प्रोसेस। और प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि एजिटेशन और मिक्सिंग प्रोसेस में क्या यूज है, और एजिटेटर कहाँ यूज आता है, और मिक्सर्स कहाँ यूज आता है। तो एजिटेटर्स वहां यूज आते हैं जहां पर भी हमें लिक्विड की या हमारे सॉल्यूशन की मिक्सिंग को 100% सभी बिंदुओं पर उनकी कंसंट्रेशन समान रखनी हो, तो हम यहां पर एजिटेटर का प्रयोग करेंगे। और किसी भी मटेरियल को सेटल डाउन होने से उसके बॉटम में सेटल डाउन ना हो, अगर इसलिए हमें यूज करना है, तो हम वहां पर मिक्सर यूज करेंगे। तो चलिए आ जाइए, हमारा जो ब्राइन सॉल्यूशन हमने ब्राइन प्यूरिफायर में डाला, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब शुद्ध करने के लिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस क्या करता है कि आपने जो H2O इसमें मिला है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने H2O को पहले प्यूरिफाई किया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर पानी चाहिए होता है हमको। तो उस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम की कई सारी अशुद्धियां, इंप्योरिटीज होती हैं। उन इंप्योरिटीज को सोडियम कार्बोनेट अपने में क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, और डिजोल्व होकर यहाँ पे सेटल डाउन कर लेता है, बॉटम में सेटल डाउन कर लेता है। फिर सेटल डाउन से हम स्लज के रूप में, स्लज अगर कहीं जैसे पानी की मात्रा कम हो और उसमें कई सारे कंपोनेंट्स की मात्रा हो, तो उसको हम बोलते हैं स्लज। उस स्लज को यहाँ बॉटम से आउट कर लिया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर भी कई सारी धातुओं की क्या होती है, मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो अशुद्धियां होती है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उन अशुद्धियों को प्यूरिफाई करता है ब्राइन प्यूरिफायर। और ब्राइन प्यूरिफायर में प्यूरिफाई करने के लिए क्या लगाया जाता है,
Na2CO3 इसके टॉप से डाला जाता है ताकि, और इसकी कंसंट्रेशन एजिटेटर से सभी जगह समान रहती है, तो ये Na2CO3 पूरे की पूरे ब्राइन सॉल्यूशन में अच्छे से मिल जाए और उन सारी अशुद्धियों को अपने अंदर डिसोल्व करके सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन होने के बाद में पंप से हम खींच के उसको क्लियर कर लेंगे। नहीं तो कास्टिक सोडा हमारा 100% या फिर हमारा मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 100% तक प्योर कैसे बनेगा? उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम रहेगा तो उसमें इंप्योरिटीज नहीं रहनी चाहिए, तो उन इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस को डाला जाता है। उसके बावजूद भी अब 100% तो ये कुछ काम करेगा नहीं कि सारी की सारी इंप्योरिटीज को ये अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा। तो हम कुछ इंप्योरिटीज मान के चलते हैं कि बच गई, उसमें कुछ स्केल फॉर्मेशन हो गया, कुछ यहाँ पे रिएक्शन हो गया, कुछ इंप्योरिटीज उसमें आ गई, हार्ड इंप्योरिटीज आ गई, तो उसके लिए एक फिल्टर का यूज करते हैं और यहाँ पर स्टीम देके इस ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में यहाँ इसको डायाफ्राम सेल में डाला जाता है। डायाफ्राम सेल में ही सबसे मेन पार्ट है कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। डायाफ्राम सेल में ही सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन केमिकल रिएक्शंस से ही यहाँ पर कास्टिक सोडा बनता है। तो चलिए देखते हैं कास्टिक सोडा डायाफ्राम सेल में इसकी सारी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स हम बात कर लेते हैं डायाफ्राम सेल की। डायाफ्राम सेल को मेम्ब्रेन सेल भी बोल सकते हैं हम जनरली। डायाफ्राम सेल कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए आइए हम बात करते हैं अब डायाफ्राम सेल या मेम्ब्रेन सेल के बारे में। कुछ इस तरीके से ये दिखता है, कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम है। ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कास्टिक सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में। डायाफ्राम सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन सेल होती है, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इसको आयन एक्सचेंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ आयन एक्सचेंज होते हैं। तो यहां पर हम कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, जो प्योर ब्राइन सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया, उसको यहां से बॉटम से NaCl को एंटर करवाया जाता है। प्लस यहां पर ये प्लस जो है एनोड है और माइनस जो है कैथोड है। प्लस एनोड को टाइटेनियम एनोड बोला जाता है और इसको निकल कैथोड बोला जाता है। ये किसी भी धातु के बने हो सकते हैं। एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, जिस इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने से यहां से जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl को एंटर करवाया जाता है, वो Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। तो यहां से H2O बॉटम से एंटर होता है तो H2O H+ और OH- आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी रिएक्शंस को देखते हैं, फिर इसके डायग्राम को समझेंगे कि यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन गैस कैसे बन रहा है, कैसे हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है या कास्टिक सोडा बन रहा है और डाइल्यूट ब्राइन सॉल्यूशन को वापस से रिकवर यहां से कर लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं एनोड पर। यहां पर जो प्लस है एनोड है, जैसे NaCl को हमने यहां पे एंटर करवाया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये Na+ और Cl- के आयंस में टूट गया। आयंस में टूटने के बाद में यहां पर Cl- जो आयंस है, Cl- जो आयंस है Cl के क्लोरीन के 2 एटम है, ये अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनाएंगे। जैसा कि रिएक्शन दिखाया गया है, ये दोनों तरफ पॉसिबल है। मतलब क्लोरीन के 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में अपने अंदर से आउट करके क्लोरीन गैस बनाते हैं, जिसको टॉप से आउट कर लिया जाता है। इसकी गैसेस की डेंसिटी लो होती है, तो इनको ऑलवेज किसी भी कॉलम के टॉप से ही इनको रिकवर किया जाता है। तो क्लोरीन 2Cl- का जो रिएक्शन है एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें कुछ पानी की मात्रा होती है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट होंगे तो हमारी क्लोरीन गैस बनेगी। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिट हुए तो मेम्ब्रेन सेल से वो 2 इलेक्ट्रॉन उधर पास भी हो सकते हैं और उधर भी रिएक्शन कर सकते हैं, उधर भी एटम्स के साथ में जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर Na+, यहां पर पास में इनको Na+ दिख जाता है, तो माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट करता है प्लस को, या प्लस ऑलवेज अट्रैक्ट करता है माइनस को, किसी भी तरह आप कर सकते हैं। तो जो 2 सोडियम है, सोडियम के 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेकर के ये बना लेते हैं सोडियम। और ये जो सोडियम है, ये मेम्ब्रेन सेल से पास होता हुआ ये जो सोडियम है NaOH- आयन से रिएक्शन करके बना था NaOH। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो होगी NaCl और H2O, ये जो Na+, Cl- और H+ OH-, ये जो सारे आयन्स हैं, मतलब NaCl, Na+, Cl- NaCl और H2O मिलकर के बनाता है NaOH, कास्टिक सोडा जो हमको बनाना था, और साथ में एग्जिट करता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर जो H+ आयन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है, इन मेम्ब्रेन सेल से पास हुए इलेक्ट्रॉन से आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निर्माण करता है, जिसको टॉप से हम एग्जिट कर लेते हैं और क्लोरीन गैस को यहां टॉप से रिकवर कर लेते हैं। तो टोटल इसकी ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन जो होगी NaCl + H2O =
NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर NaOH की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये बाई प्रोडक्ट है क्लोरीन और हाइड्रोजन। इनका भी हम अभी आगे थोड़ा डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मेम्ब्रेन सेल को समझने के लिए ये इतना काफी है। ठीक है, चलिए फ्लो शीट पे चलते हैं अब वापस से। तो चलिए ठीक है, सारी रिएक्शंस देखने के बाद में यहां पर हमारा NaOH जो बना, तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो गैसेस बनती है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। इनको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। जो यहां से कास्टिक सोडा बनते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहां मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर लगाया जाता है। ये 2 या 3 या 4 या 5 हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी हो सकते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ये जस्ट एक सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर होता है जिसका बॉटम पार्ट कोनिकल शेप में रखा जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में यहाँ पे बॉटम से स्टीम दी जाती है और आपकी जो फीड है उसको टॉप से एंटर कराया जाता है, बॉटम से स्टीम दी जाती है। तो ये स्टीम क्या करती है, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है, ये इसमें वाटर वेपर्स की मात्रा है, तो वो सारी इम्प्योरिटीज यहां से वेंट आउट हो जाती है, एनवायरमेंट में डिस्चार्ज कर दी जाती है और यहां से हमें 50% कंसेंट्रेशन का NaOH मिलता है, कास्टिक सोडा। इसको यहां से भी हम डायरेक्ट सेल के लिए भेज सकते हैं, इसको स्टोरेज कर सकते हैं और इसकी अगर कंसेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ानी है तो एक इक्विपमेंट सेंट्रीफ्यूज को इंडस्ट्रीज में सुपर डिकेंटर के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रीफ्यूज जनरली क्या है, एक रोटरी ड्रायर है। जो भी लिक्विड मिक्सचर्स रहते हैं उन दो फेजेस को सेपरेट आउट करने के लिए एक इक्विपमेंट सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक बाउल होता है, एक स्क्रू होता है, जिनके आरपीएम डिफरेंस के आधार पर अलग अलग डेंसिटीज के मटेरियल को यहाँ पे सेपरेट आउट किया जाता है। तो यहाँ पर NaOH की डेंसिटी कुछ अलग होगी और पानी की डेंसिटी अलग होगी। तो डेंसिटी के बेस पे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है सेंट्रीफ्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। सीमेंट इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, कास्टिक सोडा प्लांट्स, ये तीनों इंडस्ट्रीज के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सेंट्रीफ्यूज। ये सीमेंट में भी काम आता है, केमिकल और रिफाइनरीज में तो काम आता ही आता है। तो यहां से सेंट्रीफ्यूज से क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, वाटर को अलग करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है। अब जरूरी तो नहीं कि यहाँ डायाफ्राम में जो हमने अभी रिएक्शन देखी तो 100% कास्टिक सोडा NaOH बन जाए, सिर्फ 50% बचता है। तो 50% क्या है, 50% उसमें वाटर वेपर्स होंगे, Na+ आयन होंगे, क्लोरीन प्लस आयन होंगे या सोडियम क्लोराइड, जैसा ही होगा वो आयन्स में टूटा ही नहीं होगा। हमारे हमने जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी उससे टूटा ही नहीं हो। तो वो जो NaCl सोडियम क्लोराइड जो सोल्ट बच गया, वो सोल्ट किस फॉर्म में, उसमें H2O भी कुछ मात्रा में। तो कोई भी दो कंपोनेंट, अगर जैसे एक कंपोनेंट सॉलिड है, सोल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, और उसमें क्या है, H2O पानी है, तो सॉलिड और पानी जोड़ मिलकर बन जाता है, उसे बोलते हैं हम स्लरी। जिसमें एक कंपोनेंट 50% के अंडर रेंज में हो और पानी की मात्रा 50-60% हो, दो ही सब्सटेंस हो तो उसको हम स्लरी बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो तो उसको स्लज बोला जाता है। सीधी भाषा में जैसे कीचड़ होता है ना, वो स्लज होता है, उसमें हजारों प्रकार की गंदगियां होती है। और जैसे पानी में आपने जैसे कोई भी एक घुलनशील कंपोनेंट आपने डाल दिया जो उसमें घुला हुआ है, शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, तो शक्कर और नमक वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हम स्लरी बोलेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सोल्ट सेचुरेटेड की तरफ। तो यहां पर सोल्ट सेचुरेटेड में इसको सेचुरेशन कंडीशन में लाया जाता है। सेचुरेशन कंडीशन का मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा को कम किया जाता है। यहाँ वही एजिटेटर होता है और इसमें उपस्थित अशुद्धियों को यहाँ फिल्टर द्वारा क्लीन किया जाता है और उसके बाद में फीड टैंक में भेजा जाता है। ठीक है, फीड टैंक से यहां से ये आता है हमारा HG सेल में, मरकरी सेल बोला जाता है इसको। लाइन यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करिए सीधी। ठीक है, तो यहां से फीड टैंक जनरली क्या है, एक स्टोरेज टैंक है, उसमें ये बना के स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में मरकरी सेल, जैसे जैसे इसमें कुछ ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी हो सकता है, बेच प्रोसेस भी हो सकता है। इसमें हम फीड टैंक में से हम मटेरियल लेंगे और उसको मरकरी सेल में डालेंगे। तो चलिए मरकरी सेल की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं सेपरेट आउट में। ये देखते हैं अब हम मरकरी सेल का प्रोसेस क्या होता है। ये कुछ इस टाइप का मरकरी सेल होता है। ठीक है, इसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, जो दोनों मेटल्स के बने हुए होते हैं। मेटल किसी भी टाइप की यूज में की जा सकती है हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन कैथोड और एनोड में प्लस माइनस चार्ज होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने से हम जो सेचुरेटेड ब्राइन, यहां से जो बना हुआ सेचुरेटेड ब्राइन था, उसको सेचुरेटेड ब्राइन को हम यहां से HG सेल में, ये HG सेल का यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को देखनी है। तो सेचुरेटेड ब्राइन इसमें डालते हैं तो यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शंस देख लेते हैं। तो यहां पर जो क्लोरीन है, जो ब्राइन हमने NaCl डाला हुआ, Na+Cl- आयंस में टूट जाता है। तो जो क्लोरीन है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करके क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो यहां पर
एचजी सेल में एक तो क्या होता है, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, दूसरा Na+ के जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लोरीन और सोडियम, यहां पे एचजी सेल में एक क्लोरीन गैस भी बनती है हमारी, जिस क्लोरीन को हम ऊपर ड्रायर में भेज के, एक तो हमारी डायफ्राम से बनी थी और एक एचजी सेल से बनी थी, और उनको ड्रायर में सुखा के रेफ्रिजरेशन करके स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बनती है और एक हाइड्रोजन गैस भी बनती है इस डिन्यूडिंग टावर में। इस डिन्यूडिंग टावर में बॉटम से यहाँ पे H2O सप्लाई किया जाता है, ये हमने पहले फ्लोशीट में नहीं लिखा था। तो यहां से H2O सप्लाई किया जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, तो यहां से N है, जो सोडियम आपका यहाँ पे बना, ये यहाँ पे क्या होता है, Hg। यहाँ पे मरकरी का क्या होता है, एक कैथोड होता है, तो वो Hg के साथ में रिएक्शन करता है और यहाँ पे डिप्लेटेड ब्राइन, यहाँ पे सेचुरेटेड ब्राइन है, इसमें H2O अवेलेबल होता है। तो H2O, इस H2O के साथ में सोडियम अमलगम, इसको सोडियम अमलगम बोला जाता है। तो NaHg प्लस H2O मिलकर के यहाँ NaOH बन जाता है। जब यहाँ पर NaOH बनता है तो 50% कंसंट्रेशन तो हमारी पहले भी बन गई थी, तो ये NaOH दोबारा जो बनता है NaHg से H2O करके, तो इसकी कंसंट्रेशन 70% हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर जो NaCl है वो इसमें मौजूद पानी से भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि पानी भी जो है H2O है, एनोड कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने पे H प्लस OH माइनस आयंस में टूटेगा। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन NaCl H2O का होता है, जिसमें फिर NaOH बनता है। तो ये NaOH और 50% जो बना हुआ NaOH था, वो तीनों मिलकर के हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो 70% तक हो जाती है। 30% तो अभी भी इसमें वाटर रहता है। तो 70% यहां से NaOH को इस प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो अब हम मरकरी सेल की रिएक्शंस देखने के बाद में यहां पर जो कास्टिक सोडा हमारा बना है उसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो गई है, और जो बचा हुआ यहाँ पे NaCl है या NaCl है, तो उसे डिप्लेटेड ब्राइन बोलते हैं। जो रेजिड्यू बच जाता है उसको डिप्लेटेड ब्राइन बोलते हैं। उसको वापस से सॉल्ट सेचुरेटेड में भेज दिया जाता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करने के लिए। उसके बाद में डीन्यूडिंग टावर में भेजा जाता है। तो डीन्यूडिंग टावर में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर से जो आयंस होते हैं, जैसे H+ आयंस क्लोरीन गैस होती है, तो क्लोरीन गैस तो एचडी सेल से यहां से एग्जिट हो जाती है, और क्लोरीन गैस को यहां से डायाफ्राम से जो क्लोरीन गैस एग्जिट हुई, अभी इसकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल से। तो यहां से क्लोरीन गैस को तो यहां से एग्जिट करके इधर ड्रायर में भेज दिया जाता है। तो यहां से हमारा जो फिल्टर करके जो 70% तक डिन्यूडिंग टावर से पास होने के बाद में हमारा जो कास्टिक सोडा होता है 70% तक बन जाता है। इसको टैंकर्स में, ट्रेन में या अलग अलग व्हीकल्स में, सिलेंड्रिकल व्हीकल्स में, बेलनाकार आकार के जो व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर कांस्टेंट होता है सभी बिंदुओं पे, इसीलिए उनको सिलेंड्रिकल जो वेसल्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे गोल गोल इस तरीके के, जैसे ये फीड टैंक है ना, इस तरीके के, जैसे ट्रक्स में या ट्रोले में। ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि सिलेंड्रिकल वेसल में क्या होता है, प्रेशर सभी जगह पर लगाया गया लिक्विड के द्वारा समान होता है। अगर इरेगुलर प्रेशर होगा तो टर्की पूरा, अगर इसको चौकोर कर देंगे हम तो टर्की पूरा गिर सकता है, आग लग सकती है, कुछ इंजरी हो सकती है। इसलिए सिलेंड्रिकल वेसल्स में इनको बेचा जाता है या ट्रेन के डिब्बों में बेचा जाता है। बात वही है, एक ट्रक में बेचो या 100 ट्रेन के डिब्बों में बेचो, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपको 1 या 2 ट्रेन की जरूरत पड़ सकती है, और आपका प्रोडक्शन कम है तो 150 ट्रक आप डेली के भर के प्लांट से बेच सकते हैं। ठीक है, सेल के लिए भेज सकते हैं। इसको फिल्टर किया जाता है। इसके बाद में यहां से क्लोरीन गैस जो डायफ्राम से हमारी आउट हुई हाइड्रोजन गैस को भी सिलेंडर्स में भर के इसको बेच दिया जाता है। जहां जहां भी यूज आती है, इंडस्ट्री से छोटी छोटी एजेंसीज बाई कर लेती है। जो क्लोरीन गैस होता है वो क्लोरीन गैस यहां से इसमें H2O दिया जाता है, कूलिंग वाटर दिया जाता है। तो कूलिंग वाटर से क्या है, इस गैस को ठंडा किया जाता है, ठंडा करके इसको ड्रायर में भेजा जाता है। एकदम से गर्म भेजेंगे, ठीक है, एकदम से गर्म भेजेंगे तो यहाँ पे इसको ड्राई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा इसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन होके ये टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन करने के बाद में इसको इस ड्रायर में भेजा जाता है। ड्रायर में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद से इसको ड्राई किया जाता है। और ड्राई करने के बाद में इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, वापस से कूल किया जाता है। यहाँ पे वापस से कूलिंग वाटर भेजा जाता है, और कूलिंग वाटर करके जैसे गैस है तो यहाँ पे कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का साइन है। इंडस्ट्री में अलग ही प्रकार का कंप्रेसर होता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है इमेज में। तो ये कंप्रेसर की सहायता से इसको रेफ्रिजरेटर में भेजा जाता है, जहां रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है वहां पे -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो कोई भी गैस जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पंप क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि पंप के द्वारा जो है
वो सिर्फ लिक्विड को वन पॉइंट को अनदर पॉइंट ट्रांसफर किया जाता है, और जो गैसेज रहते हैं उनको कंप्रेसर के द्वारा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए यहाँ कंप्रेसर लगाया गया, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में भेजा गया, वहां -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उस -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से क्लोरीन जो है लिक्विड स्टेट में आ जाती है, और उसको स्टोरेज करके उस क्लोरीन को भी हम सेल कर सकते हैं बाई ट्रक और बाई ट्रेन के द्वारा, जितनी आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन बना रहे हैं, मान लो कि 1000 टन बना रहे क्लोरीन, तो 1000 टन को ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना आसान रहेगा कि ट्रेन ही लगानी पड़ेगी उसके लिए, और 50 टन 100 टन 150 टन आपका बन रहा है। अगर जैसे कास्टिक सोडा भी आपका मान लीजिए कितना बन रहा है, 500 टन 300 टन 400 टन बन रहा है पर डे के हिसाब से, तो आपको ट्रक सफिशियंट है। ट्रक के द्वारा ही, ट्रक के जो क्या बोलते हैं उनको, वो जो सिलेंड्रिकल वेसल लगा हुआ होता है उसके द्वारा ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट आपका बहुत बड़ा है, 5000 टन पर डे कास्टिक सोडा बना रहे हैं, तो उसके लिए भी ट्रेन लगानी पड़ेगी आपको हाइड्रोजन, और इनके लिए भी इनके सिलेंडर्स जो है बाई ट्रेन ही आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज ए केमिकल इंजीनियर आपको ये सब्जेक्टिव नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी ब्रांच हो, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस देखना है ना, तो कोई भी फ्लो शीट, कास्टिक सोडा की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी टाइप की फ्लो शीट हो, आपको फ्लो शीट बनानी आनी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री में ये नाम भी गायब हो जाएंगे। आप जब इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो बड़ी बड़ी हम ड्राइंग से देखते हैं, तो वहां ये नाम गायब हो जाता है, ये नाम लिखे नहीं होते, बस वहां पे ये एजिटेटर, यहाँ तो मैंने लिखा है ना इसको एजिटेटर, चलो मेरे भी स्वभाव में आ गया, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, है ना, ये इसको एजिटेटर बोला जाता है, इसको ब्राइन प्यूरिफायर बोला जाता है। तो वहां ब्राइन प्यूरिफायर लिखा नहीं रहेगा, बस वहां पे डायग्राम रहेगा, हमको समझना है ये ब्राइन प्यूरिफायर है। वहां फिल्टर लिखा है, वहां फिल्टर लिखा नहीं रहेगा, यहाँ स्टीम लिखा है, वहां बस ये डायग्राम बनाए रहेंगे। यहाँ मल्टीपल इफेक्टिव यूपरेटर लिखा हुआ है, हम समझ सकते हैं। इंडस्ट्री में हमारी जो डिजाइन हमको दी जाएंगी, हम लाइन ट्रेस करेंगे, प्लांट का जो विजिट करेंगे देखेंगे, तो वहां ओनली डायग्राम होगा, ठीक है। ये डायग्राम में कुछ चीजें भी होंगी, तो वो इतनी सारी चीजें होती है, सबकी नंबरिंग नीचे लिखी हुई होती है। तो जो इंजीनियर्स पूरे के पूरे प्लांट को हमको स्टडी करना है, तो वहां पर हमारे नाम गायब हो जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही चलता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखिए, देखिए, और नाम लिख लिख के ऐसे बनाना सीखिए। अदरवाइज एक छोटे से प्लांट में, छोटे से सेक्शन में तो आप फ्लो शीट अपने खुद की बना ही सकते हैं, खुद नाम पूछ ही सकते हैं, और मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है। बट जैसे आपको पूरा के पूरा कास्टिक सोडा में जैसे मान लो 5 या 6 सेक्शन है, अब कास्टिक सोडा के 6 सेक्शन के आपको फ्लो शीट बनानी है, तो नाम लिखने बैठोगे, उसको 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है कैसे क्या हो रहा है। तो एक एक नाम लिख के एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यू में जब आगे जाओगे, या फिर डायग्राम बना के खट 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 ब्लॉक डायग्राम बना दोगे। एक तो होता है ब्लॉक डायग्राम, और एक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन।